जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने IIT-JEM के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे ग्रुप थ्योरी में बढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए होंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक CSIR नेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्योंकि उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग अपनी टॉपिक्स को फर्दर अवे इंक्रीज करते हैं। उसके बाद अगेन हम पुनः अपनी जो बात है मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिशन्स के उसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। इसके बाद इसमें ग्रुप में एक और ग्रुप है जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रुप। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इसमें भी बड़े सारे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रुप है वो ग्रुप का सेंटर क्या होगा। बहरहाल इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा उसकी डिफिनीशन पे आते हैं। लेट G be a group, then center of G is denoted by Z of Z and it is defined as, कैसे डिफाइंड होता है, ये जो Z of Z है X बिलोंग्स टू G, G के वे सारे एलिमेंट लिखेंगे सच दैट X G इज इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप। यहाँ बात थोड़ी ध्यान देनी है, डिफिनीशंस को हम लोग पहले क्लियर करते हैं क्योंकि जो भी बातें हैं सब डिफिनीशंस में ही छुपी रहती हैं। लेट G बी ए ग्रुप, ये G कोई ग्रुप है हमारे पास। देन सेंटर ऑफ G क्या है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ G। अच्छा, इसका सिंबल हम लोग ZG से डिनोट करते हैं। ये Z यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है, लिसनर ये बात ध्यान देंगे। दिस इज़ द सिंबल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप है एंड इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, X बिलोंग्स टू G, मतलब G के हम उन एलिमेंटों को लिखेंगे। कैसे एलिमेंट को लिखेंगे, जो G के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। मीनिंग हमारी ये हो गई कि ZG में G के वे एलिमेंट आएंगे जो G के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूट होंगे। मीनिंग ये है कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। इसको अगर मैं सीधे सपाट लैंग्वेज में लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा, सेंटर ऑफ G को इन अदर वे में कैसे, एक वेरी इजी वे में कैसे डिफाइंड करेंगे। ZG क्या है, ZG एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G के उन एलिमेंटों का कलेक्शंस है, कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच commute to every elements of G। मीनिंग क्या हो गई, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G की मीनिंग यही है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, कि सेंटर ऑफ G में हम उन एलिमेंटों को लिखते हैं कि जो एलिमेंट ग्रुप के सभी एलिमेंटों के साथ कम्यूट होते हैं। कम्यूट मतलब कि वे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल्स की बात अगर हम लोग कर लें, जैसे अगर G हम कोई ग्रुप एक ले लें और इसमें हम एक 4 एलिमेंट ले लें, 4 एलिमेंट्स, तो सेंटर ऑफ G में कौन एलिमेंट आएंगे, वे एलिमेंट आएंगे जो इस ग्रुप के सभी एलिमेंटों के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज़ द डिफिनीशंस ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज़ द डिफिनीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। यह ये बात ध्यान देना है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, मतलब कि ZG में वे एलिमेंट हैं जो G के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। उसको हमने लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया। अब इसमें कुछ थ्योरम्स आते हैं जो जनरली एकेडमिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी एज ए रिज़ल्ट हम उनको यूज करते हैं। तो उस रिज़ल्ट को थोड़ा मैं लिख लूँ। रिज़ल्ट हमारा क्या है, रिज़ल्ट ये है और थ्योरम ये है कि जो सेंटर ऑफ G होता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, कोई ग्रुप G है, इज
सब ग्रुप ऑफ जी, वो जी का सब ग्रुप होता है। एक रिजल्ट है ये कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर जो बनेगा हमेशा उसका एक सब ग्रुप होता है। तो चलते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले डिफिनीशन पे आ जाते हैं। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है कि जो सेंटर ऑफ जो जी है, जी के उन एलिमेंटों का कलेक्शन है। कैसे एलिमेंटों का कलेक्शन है? जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूट होते हैं। ये डिफिनीशन है मेरी सेंटर ऑफ ग्रुप की। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। अच्छा, क्या ये इम्पटी भी हो सकता है? क्या सेंटर ऑफ जो ग्रुप है, क्या ये जो सेट है, क्या इम्पटी भी हो सकता है? देखते हैं। ये इम्पटी नहीं हो सकता है। अगर कोई क्लेम करे कि दिस इज सेट इज इम्पटी, नो, दिस इज नॉट इम्पटी। वाई इम्पटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ, मतलब फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये बात लिखी जा सकती है। ये तो नेचुरल सी बात है ग्रुप के लिए कि आइडेंटिटी में किसी एलिमेंट पे ऑपरेट कर दे तो उस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी। तो मीनिंग क्या हो गई? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूट होता है। तो जेड जी में आइडेंटिटी तो होगी ही, आनी ही है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है। ये फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये तो नेचुरल है, ये तो होना ही होना है। तो मीनिंग क्या हो गई हमारी कि जो सेंटर ऑफ जो ग्रुप है, कम से कम आइडेंटिटी तो मिलनी ही मिलनी है। तो सेंटर ऑफ जी डेफिनेटली इज ए नॉन इम्पटी। ये मेरा नॉन इम्पटी है, वो इम्पटी नहीं हो सकता है। तो उस बात को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज ई जी, ई ऑपरेशन जी इज इक्वल टू जी ऑपरेशन जी, ये लिख सकते हैं। तो मीनिंग क्या हो गई कि जो सेंटर ऑफ जो जी होगा उसमें कम से कम आइडेंटिटी होगी। अच्छा, अगर आइडेंटिटी है तो मैं जानता हूँ आइडेंटिटी हमेशा एक सब ग्रुप होती है। दिस फॉर्म से सब ग्रुप, तो बात स्वयं सिद्ध हो गई कि कम से कम उसमें आइडेंटिटी होगी। अच्छा, अब आइडेंटिटी के अलावा अन्य अगर एलिमेंट्स अगर जेड जी में मिलते हैं तो मैं अभी दिखाऊंगा कि अगेन वो जो है जी का हमारा सब ग्रुप होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जेड जी जो है वो नॉन इम्पटी होगा, कम से कम उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे। और आइडेंटिटी जो सिंगल एलिमेंट है ऑलवेज फॉर्म्स ऑल कंडीशंस ऑफ द ग्रुप, और जेड जी जो है हमारा वो जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप, दिस इज ए सब ग्रुप, क्योंकि आइडेंटिटी मिलनी ही मिलनी है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या सब ग्रुप होगा या नहीं। चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा इसको मैं डिलीट करूँ अब यहाँ। हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये डिफिनीशंस है मेरी, मैं डिफिनीशंस थोड़ा यहाँ रहने दूँ, क्योंकि डिफिनीशन से ही तो सबकी मुझे बकिया उधेड़नी है, गेम खेलनी है डिफिनीशन से ही। लेट कर लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट है जेड जी में। अच्छा, अगर ये कोई दो एलिमेंट है सेंटर का तो मीनिंग ये होगी दिस इम्प्लाइज एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स एंड वाई जी इज इक्वल टू जी वाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। डिफिनीशन में ही है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट जेड में हैं, सेंटर में हैं, तो जी के जितने एलिमेंट्स होंगे सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप। अच्छा, अब मुझे यहाँ टारगेट देखना, मैंने बताया था जब हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती तो पहले मंजिल को बिल्कुल क्लियर करिए। मंजिल हमारी क्या है? मुझे ये प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट जो सेंटर ऑफ ग्रुप है इज सब ग्रुप ऑफ जी। अच्छा, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या है? वन स्टेप मेथड। वन स्टेप मेथड क्या है? ये दिखाते हैं कि कोई भी अगर दो एलिमेंट जेड जी में है तो ये प्रूफ अगर कर दें एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स जेड जी, हैंस जेड जी सब ग्रुप। बात आई थी, पहले भी आई थी कि ये क्राइटेरिया तो हम सारे जानते हैं कि एच जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशंस थी वहाँ। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ये कंडीशन थी। तो ये मेरी मंजिल है, ये मंजिल है मेरी, ये मुझे दिखाना है। अच्छा, अब रास्ते कैसे हैं? मैंने बताया था कि जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं
तो पहले जो भी डिफिनीशंस में है उस डिफिनीशंस को पूरा लिख दीजिए। रास्ते हमें मिल गए, मंजिल देख लीजिए, ये मेरी मंजिल है। अब रास्ते को देखिए कौन सा रास्ता हमें उस मंजिल पे ले जाता है, तो चलते हैं देखते हैं। यानी हमें जो लाना होगा वो ये लाना, एक्स वाई इनवर्स इसमें कब बिलोंग करेगा, ये तब बिलोंग करेगा जब एक्स वाई इनवर्स ऑपरेशन जी इज इक्वल टू जी एक्स वाई इनवर्स। मीनिंग क्या हो गई कि ये जो एलिमेंट्स है और यहाँ फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये जो एलिमेंट है जी के सारे एलिमेंटों के साथ काम आउट करता है। मीनिंग ये एलिमेंट मेरे जेड जी में मिल जाएगा। तो मुझे जो लास्ट मंजिल है हमारी जो मंजिल है वो ये मुझे लाना है, ये मुझे ला देगा तो मेरी बात हो जाएगी। तो चलते हैं देखते हैं इसको हम लोग कैसे लाते हैं। नाउ स्टार्ट हियर, देखते हैं कैसी चीज़ आती है। तो नाउ जी एक्स वाई इनवर्स देखते हैं ये एलिमेंट किसके इक्वल होता है। इस जी एक्स वाई इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताया था कि अगर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं अगर वो आर्डर्ड हमारे चेंज नहीं, हमें नहीं पता है कि वो एबेलियन है या नहीं, तो उनको आर्डर्ड वही रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर ए बी सी कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन कोई ऐसे नहीं लिख सकता है। भाई ऐसे लिखने का मतलब है कि पता नहीं ये भी काम आउट हो रहे हैं या नहीं, हमें तो पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बट ये ऐसे लिखा जा सकता है, आर्डर्ड वही रहने दें, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। अच्छा ब्रैकेट पहले किधर बनाते हैं वो कोई मैटर नहीं है, कोई ब्रैकेट ऐसे भी बना सकता है, ए ऐसे लिख दे, बी और सी को ब्रैकेट में ला दे, दिस इज ट्रू। तो लिसनर ये बात तो बिल्कुल समझ आ रही होगी कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा अब सिंस ये बात मेरी है यहाँ ये, तो अगर मैं इसको स्टार नाम दे दूँ तो बाई स्टार क्या लिखेंगे, ये जी एक्स की जगह मैं एक्स जी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो एक्स मेरा एलिमेंट है सेंटर का है और सेंटर का है तो जी के साथ ईच एलिमेंट के साथ काम आउट होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई इनवर्स। अच्छा सबको पता है कि जी एलिमेंट जी का है तो जी इनवर्स भी जी में होगा, और जी जी इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखी जा सकती है एस। और आइडेंटिटी में किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है एक्स जी ये वाई इनवर्स और ऑपरेशन में ये ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं एक्स जी वाई इनवर्स, इस आइडेंटिटी की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू लिख दूँ तो जी इनवर्स जी एस। अब थोड़ा मैं इसको डिलीट करूँ, इज इक्वल टू एक्स जी। सिंस मैं ये जानता हूँ कि जो रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स में रेसिप्रोकल ला होता है, मीनिंग ये हो गई कि वाई इनवर्स जी इनवर्स, मीनिंग हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं, अगर मैं इसका ये वाई जी का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो ये जी इनवर्स वाई इनवर्स होता है, ऐसे लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेरे इनवर्स ला डिफाइंड होते हैं। तो मैं अगर यहाँ उसकी बात करूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जी वाई इनवर्स वाई इनवर्स यहाँ लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी इनवर्स वाई इनवर्स जी, नथिंग टू बी द प्रॉब्लम हियर। और ये मेरा हो जाएगा एक्स जी इनवर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है वाई इनवर्स जी, और जी इनवर्स आइडेंटिटी एक्स ई वाई इनवर्स जी इज इक्वल टू, आइडेंटिटी में किसी से ऑपरेट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई इनवर्स एंड दिस इज द जी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई इनवर्स दिस इज द जी। क्या हम रिजल्ट ला दिए, हमने ये लाया कि जी एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स जी दिस। मीनिंग क्या हो गई कि ये एलिमेंट इस जी के साथ काम आउट करता है, और जी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट तो है नहीं, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो मीनिंग क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी। दिस शोज दैट व्हाट, कि जो जेड ऑफ जी है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। दिस इज द योर सब ग्रुप ऑफ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि दिस थ्योरम इज क्लियर हियर। तो ये टेक्निक है हमारी इन रिजल्टों को प्रूफ करने की, और इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ इसमें और आती है कि सेंटर ऑफ ग्रुप के बाद कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है। तो उस नॉर्मलाइज़र को बताने के लिए थोड़ा एक मैं और रिजल्ट की बात कर दूं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप G इज़ अबेलियन, अगर ये अबेलियन है तो क्या होगा कि इसका जो सेंटर होगा वो G ही होगा। वाई रीज़न क्या है, क्यों हो जाएगा सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G, क्यों हो जाएगा, रीज़न क्या है? क्योंकि सेंटर ऑफ G में हम G के उन एलिमेंटों को लिखते हैं जो G के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूट होते हैं। तो अगर G अबेलियन है तो अबेलियन का क्या मतलब होगा कि ईच एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। अगर ईच एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा तो सारे एलिमेंट ZG में आ जाएंगे। अगर सारे एलिमेंट G के ZG में आ जाएंगे तो क्या मतलब होगा, ZG इज इक्वल टू G। तो एक रिजल्ट हो गया कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो जो सेंटर होगा वो G के इक्वल होता है। और यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ का ये रिजल्ट है, ये बात ध्यान देना है। दिस रिजल्ट इज इफ एंड ओनली इफ, मीनिंग ए ग्रुप G इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G। तो ये बात मेरी है यहाँ। अगर लेकिन अगर अबेलियन नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी, ये क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। ZG इज इक्वल टू G तभी होगा जब G अबेलियन होगा। अगर G अबेलियन नहीं होगा तो ये बात मेरी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं कि वो नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट? What is the normalizer? Normalizer of an element of a group. What is the condition of normalizer of an element of a group? Definition इसकी ये है, let G be a group and A be any element of G, then normalizer of A is denoted by n of A and it is defined कैसे होता है, n of A is equal to x belongs G such that Ax is equal to x। क्या मीनिंग है इसकी, थोड़ी मीनिंग समझते हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ जो ग्रुप के किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। नॉर्मलाइज़र ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप क्या है, G के उन एलिमेंटों को लिखते हैं, कैसे एलिमेंट को जो A के साथ कम्यूट होते हैं। मीनिंग हमारी ये हो गई कि जब हम नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी एलिमेंट निकालेंगे तो उस सेट में G के उस एलिमेंट को लिखेंगे जो A के साथ कम्यूट होते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या था, सेंटर ऑफ ग्रुप में G के वे एलिमेंट लिखेंगे जो G के सभी एलिमेंटों के साथ कम्यूट होंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप। तो अगर इसको भी मैं एक सीधे सपाट एक लैंग्वेज में देना चाहूँ तो मैं क्या लैंग्वेज दूंगा, अगर यहाँ देखा जाए तो इस लैंग्वेज को मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्मलाइज़र जो है, नॉर्मलाइज़र ऑफ ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which commute with A, which commute with A। तो नॉर्मलाइज़र ऑफ A इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G which commute with A। मीनिंग क्या हो गई कि हम G के उन एलिमेंटों का नॉर्मलाइज़र ऑफ A में कलेक्शन करते हैं जो A के साथ कम्यूट होते हैं। हम यहाँ सभी एलिमेंट के साथ नहीं देखते, अगर सभी एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो सेंटर ऑफ मेरा ग्रुप हो जाता है। तो नॉर्मलाइज़र में
जी के वे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो ए के साथ मेरे कम्यूट होते हैं। तो अच्छा, हम ये बात बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा, कि ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसको इजीली प्रूव किया जा सकता है, जैसे अभी हमने सेंटर ऑफ ग्रुप को प्रूव किया। तो नथिंग टू बी द लेफ्ट, काफ़ी इजी है प्रूफ करना इसको, उसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। तो मुझे उम्मीद हो गया होगा कि लिसनर को नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है वो बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक और चीज़ हमारी है, हम लोग एक कोसेट की बात करते हैं कि कोसेट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोसेट हियर। तो कोसेट थोड़ा हम यहाँ डिफाइन कर दें, व्हाट इज़ द कोसेट, व्हाट इज़ द कोसेट हियर। कोसेट क्या होता है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन राइट कोसेट ऑफ एच इन जी is defined as HA is equal to HA such that A belongs to C. Similarly, left कोसेट ऑफ H इन G कैसे डिफाइंड करेंगे, AH इज इक्वल टू AH सच दैट A बिलोंग्स टू C। मीनिंग हमारी क्या है, व्हाट इज़ द कोसेट, कोसेट क्या है। पहले हमारे पास कोई एक ग्रुप G है, उस ग्रुप का कोई भी एक सब ग्रुप ले लीजिए। अब क्या करना है, अगर इस सब ग्रुप में G के किसी एलिमेंट को लेकर के राइट से ऑपरेशन लगाते हैं H में, तो जो भी कुछ मिलेगा उसको हम राइट कोसेट कहते हैं। अगर लेफ्ट के साथ लगाया जाए तो जो भी कुछ मिलेगा उसको हम लोग लेफ्ट कोसेट कहते हैं। तो अच्छा, लेफ्ट एंड राइट कोसेट हम लिखेंगे कैसे, जैसे दिस इज द राइट कोसेट। अभी राइट कोसेट है क्या, एच। अगर हम बात एक मल्टीप्लिकेशंस की कर लें फॉर सिंप्लिसिटी, मान लें कि जी हमारा जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और एच इसका कोई सब ग्रुप है, तो कोसेट कैसे बनेगा, राइट कोसेट बनेगा एच ले लें और जी का कोई भी एलिमेंट एक रैंडम चॉइस कर लें, बी एनी एलिमेंट, और उसके साथ हम लोग लिखें एच ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द योर राइट कोसेट। अब लेफ्ट कोसेट की बात है, तो लेफ्ट कोसेट कैसे लिखेंगे कि जो जी का जो एलिमेंट है एच के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मतलब ऐसे लिखा जाए एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। तो दिस इज द योर लेफ्ट कोसेट। तो मीनिंग ये हो गई कि जो कोसेट्स की बात आएगी तो कोसेट्स में दोनों होंगे, एक लेफ्ट होगा और एज वेल एज मेरा राइट होगा, लेफ्ट कोसेट एज वेल एज राइट कोसेट। तो कोसेट की मीनिंग क्या है बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी मीनिंग है इसकी, एक लाइन की, कि जब भी कोसेट लिखना है तो सब ग्रुप को हम जी के एलिमेंटों के साथ ऑपरेशन करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हमने लिया है तो जी के एलिमेंटों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एच के सारे एलिमेंटों से, तो वो जो कलेक्शंस बन के आएगा वो मेरा कोसेट कहा जाएगा। अगर जी का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन है तो राइट कोसेट है, लेफ्ट से अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लेफ्ट कोसेट। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है एच ए इज इक्वल टू एच ए बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ एच जो है मीनिंग ये है कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। अच्छा, यहाँ भी मीनिंग है कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, लेकिन ये जो है जी का कोई एक सिंगल एलिमेंट है। मतलब ये हो गया कि जी का कोई सिंगल एलिमेंट लेकर के सब ग्रुप के एच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड से होता है तो राइट कोसेट है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन होता है तो लेफ्ट कोसेट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट कोसेट। तो लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक रिजल्ट हो जाता है, उस रिजल्ट को अगर मैं लिख दूँ एक लाइन में, एच को मैं लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू ई एच। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो एच होता है वो एच होता है, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। यानी अगर कोई एलिमेंट एच का है तो एच एच इज इक्वल टू एच होता है, तो एच ई इज इक्वल टू एच होगा और ई एच इज इक्वल टू एच होगा। और एच ई क्या है? ई बिलोंग्स जी है,
यानी ई का मल्टीप्लिकेशन एच से राइट किया गया है और यहाँ लेफ्ट किया गया है, तो मीनिंग ये हो गई कि दिस इज द राइट कोसेट एंड दिस इज द लेफ्ट कोसेट एंड दिस इज इक्वल टू एच। मतलब हो गया कि एच इज इट सेल्फ राइट कोसेट राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो दिस इज़ द क्लियर हियर। मुझे उम्मीद है लिसनर को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, उसके बाद हमारे कोसेट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कोसेट हियर। ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक और यहाँ जो मेरी बात आई है कि अगर G कोई अबेलियन ग्रुप है तो जो सेंटर ऑफ G होगा वो G के इक्वल होता है, लेकिन अगर G अबेलियन नहीं है तो कभी भी जो सेंटर ऑफ मेरा जो ग्रुप होगा वो G के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि इफ एंड ओनली अभी हमने बात की थी। उसके बाद मेरा आया कोसेट क्या होते हैं, और राइट कोसेट क्या है, लेफ्ट कोसेट का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हमने खुद देखा कि एच राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट भी होता है, दोनों होते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।